Hello and welcome to VLearn. This is session 6 of Geography, the work of moving ice, wind and sea waves. Topics to be covered: define glacier, snow line, snow field, continental and valley glaciers. Explain with the help of a diagram the formation of the main erosions and deposition feature produced by the glacier. Differentiate among the various types of moraines. Explain the feature formed by winds with the help of diagram. Explain with the help of a diagram the various relief feature formed by sea waves. Give the example of feature formed by these three agents for graduation, preferably from India. Now, in this session, we will basically going to had an idea about a glacier. जैसा कि इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने सी फ्लोज और सी इरोजन्स के बारे में पढ़ा था, अंडरग्राउंड वाटर्स के बारे में पढ़ा था. यहाँ पर हम लोग स्नो फील्ड से रिलेटेड और ग्लेशियर से रिलेटेड बात करने वाले हैं. वी विल बेसिकली गेट द आइडिया कि किस तरह से जब एक आइस मूव करती है या एक विंड मूव करती है, सी वेव्स मूव करती हैं, तो किस तरह से परफॉर्मेंसेज आती हैं. नाउ snow field is the first things to be understand. In a region permanently covered by the snow and the ice is called the snow field. Generally हम snow field तब बोलते हैं जब किसी भी तरीके की permanent region पर एक ice carry on होती है, उसे हम snow field बोलते हैं, जहां पर बहुत सारा snow होता है. Snow line is the lowest limit of the permanent snow. एक permanent जो हमारा फ्लो होता है, जो हमारा परमानेंट फैक्टर होता है, उसकी जो लोएस्ट लिमिट होती है वो स्नो लाइन होती है. फैक्टर्स इफेक्टिंग द स्नो लाइन आर लैटिट्यूड, अमाउंट ऑफ स्नोफॉल, डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड स्लोप ऑफ अ लैंड. नाउ व्हाट इज ग्लेशियर? सो इन ग्लेशियर a moving mass of a ice and snow is called a glacier. जब एक जो आइस या जो एक स्नो है, जब वो फ्लो करती है, जब वो मूव करती है, तो उसे हम ग्लेशियर बोलते हैं. ग्लेशियर बेसिकली दो तरीके से होते हैं. एक होता है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर और एक होता है वैली ग्लेशियर. कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर की बात करें तो ये एक थिक आइस शीट होती है कवरिंग द वास्ट एरिया ऑफ अ लैंड. जब एक लैंड के बड़े से एरिया को ये कवर अप करता है, आइस जो है कवर कर जाती है, हम उसे कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स बोलते हैं. बहुत ही बड़े लेवल्स पर आइस जमी होती है. इस आइस की थिकनेस बहुत ज्यादा होती है. So the thickness of a ice in such region goes up to thousands of meters. दूर दूर तक फैली हुई, thousands of meters तक फैली हुई इसकी आइस की लेयर होती है और बहुत मोटी लेयर होती है आइस की इसमें. Glacier of this type build up at the center and move outward in all the directions. So again ये जो इस तरह के जो ग्लेशियर्स होते हैं, दे बिल्ड अप एट द सेंटर एंड मूव आउटवर्ड्स. ये एक सेंटर में बिल्ड होते हैं और ये आउटवर्ड की तरफ मूव होते हैं, ऑल डायरेक्शंस में मूव होते हैं. कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स ऑफ टुडे आर फाउंड मेनली इन द अटलांटिक एंड ग्रीनलैंड. तो मेनली इस तरह के जो ग्लेशियर्स हैं वो हमें अटलांटिक और ग्रीनलैंड में ही अवेलेबल होते हैं. इट इज व्हाट बेसिकली ये ईयर बाय ईयर जो जमी हुई हमारी जो आइस होती है, ये उससे परफॉर्म होता है, तभी ये इतनी मोटी थिक लेयर्स पर काम करता है. जब हम वैली ग्लेशियर्स की बात करते हैं तो वैली ग्लेशियर्स इज व्हेन अ मास ऑफ आइस फ्रॉम द हाई माउंटेन रीजन स्टार्ट मूविंग डाउन इनटू द प्री एग्जिस्टिंग वैलीज. सो जो वैलीज के थ्रू माउंटेन से आने वाली जितनी भी आइस होती है और बाकी सब वैलीज में जो जमा होती रहती है, दैट ऑल कम्स इनटू वैली ग्लेशियर्स. हम उसे वैली ग्लेशियर्स बोलते हैं बिकॉज हाई माउंटेन्स पर से आगे नीचे तक मूव करती हुई आती है. सो दैट्स कम्स इनटू प्री एग्जिस्टेंस वैली. इसको माउंटेन ग्लेशियर्स इन अदर टर्म्स भी हम बोल सकते हैं. The space of a valley glacier depends on the valley it's occur. So again, valley glacier कितनी बड़ी है, किस तरह से परफॉर्म हो रही है, ये completely डिपेंड करता है कि वो किस शेप की है या कितनी बड़ी है. So that all comes into valley glaciers. Whether the valley is broad and the glacier spread towards and where the valley is narrow, the glacier is contract. So that's very true. अगर glacier again हम ये बोल सकते हैं वैली बहुत बड़ी है तो ग्लेशियर आउटवर्ड्स की तरफ फैला हुआ होगा, बड़ा होगा, स्प्रेड होगा. वहीं पर अगर वैली बहुत छोटी है सो वो भी कॉन्ट्रैक्ट रीजन पर होगा. सो अगर हम लॉन्गेस्ट ग्लेशियर की बात करें सो दैट इज बेसिकली इन द इंडिया विच इज इन साइचिन ग्लेशियर इन
Karakoram regions, and it is somewhere 72 kilometers long. So that is, again, there was a 22.5 kilometers long also in a valley glacier, that is Gangotri glacier, that is very famous glacier in Uttarakhand. So again, as many, there were in Himalaya, there were many small glaciers are there which are basically a valley glaciers. So we can easily search out the examples of valley glaciers कि कैसे होते हैं valley glaciers. तो हमें अब एक आइडिया हो गया कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं. जब एक बड़ा आइस का लेवल जो है या स्नो जो है बड़ी लेवल पर जब स्नो जो है मूव करती है उसे हम ग्लेशियर्स बोलते हैं. Now there were some factors, or we can say that land reforms produced by glacier. Glaciers के through हमारी land reforms भी produce होती हैं, like running water and underground water. Glacier also does the work of erosions. तो glaciers भी एक erosions की तरह काम करते हैं. And yes, at the same time सिर्फ erosions की तरह नहीं, transportation, deposition, जो एक river काम करती है, same ये सब काम जो है glacier भी perform करता है. Although हम ये बोल सकते हैं that zone of action of a glacier is rather limited, एक limited level तक ही होता है ग्लेशियर का जो erosions और जो transportation और depositions होते हैं. बट ये transportation और ये depositions जो हैं definitely glaciers में अकर होते हैं. And सबसे पहले तो erosions work of glacier. In that case, it's move. What is erosions happens? It's drag the rocks fragmented, glaives और sand along with it. अपने साथ जब किसी भी तरीके का रॉक, किसी भी तरीके की सैंड, किसी भी तरीके के ग्लेव्स जब एक आइस लेकर आती है, these rock fragmented become efficient erosive tools. तो ये अपने आप में एक erosive tools की तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं. सो इट हेल्प द ग्लेशियर्स की ये मदद करती है कि जितने भी स्क्रैप्स होते हैं, जितने भी खराब चीजें होती हैं, जितने भी स्क्रूज सरफेस रॉक्स जो होती हैं, वो सब जो है आगे मूव डाउन हो जाती है. सो दिस एक्शन ऑफ अ ग्लेशियर लीव बिहाइंड दी स्क्रैचेस एंड ग्रोव्स. सो अगेन निशान छोड़ पीछे, जैसे अगेन बड़े बड़े जो रॉक्स होती हैं आइस की, वो जब मूव करती हैं तो अगेन वो निशान छोड़ते हुए चले जाते हैं. दे लीव देयर एक्शंस, दे लीव बिहाइंड दीज क्रैशेस. सो दैट इज द काइंड ऑफ एन erosions occur in the glacier. सो ग्लेशियर में जब हम erosions की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले है दी क्रूक, और वी कैन से द क्रोई, दैट स्नोज collect at the upper end in the blow spread depression is called the crook. So layer of a snow is a process of compaction, और we can say that जब एक upper level पर, जो बिल्कुल ही upper level पर बर्फ जो जमी होती है और जब वो नीचे आके इकट्ठी हो रही होती है, so that all comes into the creeks. So you can see in the picture also, that is what the creek is what collected. So यहाँ से आके सारी अगेन सारा जो आइस है वो एक जगह आके जमा हो रहा है. सो दैट वॉज कम्स इन टू क्रीक पार्ट. Another is U-shaped valley. U-shaped valley is something that glacier does not crave a new valley like a river, but deepen and widen a prerequisite valley by smoothen away the irregularities. Again, irregularities की वजह से जब अगेन जो एरियाज होते हैं वो वाइडर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और एट द सेम टाइम गहरे भी हो जाते हैं. सो वो क्या हो जाता है, एक यू शेप्ड वैली बन जाती है. अगेन वैली इज ऑफ वी शेप, बट वो यू शेप बन जाती है क्योंकि विद दी हेल्प ऑफ एन एरोजन, जैसे हमने रिवर में एरोजन में पढ़ा था कि उसमें वाइडन भी कर रही होती है रिवर अपने सरफेस को, और डीपर भी कर रही होती है. तो सेम विद दैट आइस की मदद से वो जो एरिया है वो वाइड तो हो ही रहा होता है, अगेन डीपर भी हो रहा होता है. वी कैन सी इन दिस पिक्चर दैट ये जो आउटसाइड का एक जो मार्क, जैसे यू जैसा एक मार्क जो आया है, ये यू मार्क जो है ये इसीलिए आया है बिकॉज देयर वर अ डीपन ऑफ द आइस. एरोजन की वजह से जो डीपनेस आ रही है ये उसकी वजह से यू आता है. देन अदर इज हैंगिंग वैली. हैंगिंग वैली इज समथिंग लाइक हैंग्ड अप. So in that case there are turbulent glances also which joins the main glacier after moving over their mountains path. तो अपने mountain path से move होते हुए जब दूसरे glaciers में आप join करते हो वो hanging valleys होती है. Again we can say that there was a less volume of ice than comparative to the others, and this turbulent glaciers like main glaciers curve U-shaped valley
we can directly see the image that due to this difference in the deepening, the valley of the Travelance Glacier is left at the higher level than that of the main glacier. So that is before the glaciations. ये एक river flow है, ये valley है. During the glaciations क्या हुआ? Again this is digged out. Again hanging valley क्या हो जाती है? जितना भी waterfall होता है वो सब इसके अंदर जा रहा होता है. So now this becomes main valley, but ये एक पूरी dragging hanging valley बन गई है. So that is what comes into the hanging valley. So next is this transportation work of glacier. Now हम लोगों ने एक erosion पढ़ा कि there was an erosion work जो कि आकर होता है. Again transportations भी perform होते हैं glaciers के अंदर. Transportation is, although the glaciers move very slow, हम ये मानते हैं कि river की तरह fastly flow नहीं करते हैं, ये बहुत slow flow करते हैं. So it's dragged with the large bald and rock fragmented. Glacier gets its material from the mountain slopes, valley sides, valley bottoms, from air. तो कहाँ से अगर हम बात करें मटेरियल कहाँ से गैदर करते हैं ग्लेशियर्स, तो ग्लेशियर्स जो हैं मटेरियल्स गैदर करते हैं माउंटेन से, माउंटेन के जो स्लोप्स होते हैं उनसे, वैली साइड्स जो होती हैं उनसे मटेरियल गैदर करते हैं, एंड देवर वैली बॉटम्स, एंड फ्रॉम एयर ऑल्सो दे कैन कलेक्ट द मटेरियल. सो इन दैट केस दैट कम्स इनटू द ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन मूव होती हैं ये सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ ग्लेशियर. अब बात करते हैं डिपोजिशनल वर्क की. डिपोजिशनल वर्क इज हाउ दे विल गोइंग टू डिपॉजिट दैट वर्क विद द ग्लेशियर. ग्लेशियर में कैसे वो सारी चीजें जो है वो डिपॉजिट हो जाती हैं. सो व्हेन द ग्लेशियर मेल्ट्स, जब एक बार ग्लेशियर मेल्ट होता है या रीट्रीट होता है, इट डिपॉजिट्स लॉर्ड इन डिफरेंट पार्ट. वो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट पार्ट्स में अपने सारे मटेरियल को डिपॉजिट करता है. सेम विद द रिवर, जैसे वो एक प्लेन साइड पर आती थी, स्पीड उसकी स्लो हो जाती, तो डेफिनेटली वो जितने भी पार्टिकल्स, जितने भी मटेरियल वो कैरी करके लाती है वो सब डिपॉजिट कर देती है. सेम विद द ग्लेशियर, इट मेल्टेड और retreats, it deposits its load in the different parts. तो वो different parts के अंदर उसे क्या करता है, अगेन डिपॉजिट करता रहता है. सो in that case डिपॉजिट्स जो हैं वो 4 डिफरेंट तरीके से परफॉर्म हो सकते हैं. दैट वॉज कम्स इनटू टर्मिनल मोरेन्स, लेटरल मोरेन्स, मिडल मोरेन्स एंड ग्राउंड मोरेन्स. सो अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज टर्मिनल मोरेन्स. टर्मिनल मोरेन्स होते हैं व्हेन द ग्लेशियर मेल्ट्स. जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, द डर्ब्स आर डिपॉजिट एट द एंड ऑफ अ वैली ग्लेशियर्स इन द फॉर्म ऑफ अ रिज. यानी कि एक जैसे ही वी कैन से दैट जैसे ही वो आने लगते हैं नीचे की तरफ, जैसे ही ग्लेशियर मेल्ट्स होते हैं, तो जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जब वो एक एंड पर आके इकट्ठा हो जाते हैं, दैट वाज कम्स इनटू टर्मिनल मोरेन्स. लेटरल मोरेन्स क्या होते हैं, विच डिपॉजिट ऑन द अदर साइड ऑफ ग्लेशियर्स. मतलब जहां से ग्लेशियर्स परफॉर्म हो रहा है वहां की दूसरी साइड पर जो परफॉर्म हो रहे होते हैं, दैट वाज कम्स इनटू लेटरल मोरेन्स. अगेन अनदर इज द मिडल मोरेन्स. मिडल मोरेन्स इज जैसे एक ग्लेशियर फ्लो करता है और उसके मिडल में जो परफॉर्म होता है, जो जैसे व्हेन द 2 ग्लेशियर जॉइंस ईच अदर, दैट लेटरल मोरेन्स ऑल्सो जॉइंस. तो उनके लेटरल मोरेन्स जो हैं वो भी ज्वाइन कर जाते हैं. सो जैसे ही लेटरल जॉइंट्स मूव करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मिडल मोरेन्स बन जाते हैं. लेटरल मोरेन में क्या था, जो साइड्स में मूव करते हैं, जैसे रिवर फ्लो करती है ऐसे ही ग्लेशियर भी फ्लो करेगा, तो उसके जो साइड्स में जमा हो रहे थे वो लेटरल मोरेन्स थे. बट अगेन जो माउंटेन्स होते हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं. तो जहां पर एक माउंटेन एंड हो रहा है, तो जहां पर वो माउंटेन से जुड़ रहे हैं और आगे आके आपस में अटैच हो रहे हैं, तो वो मिडल मोरेन्स बन जाते हैं. ग्राउंड मोरेन्स मतलब जब वो एक जगह पर आते हैं और दे स्टार्ट डिपॉजिट लेफ्ट बिहाइंड इन द एरिया वंस कवर्ड बाय द ग्लेशियर. इट इज सीन ओनली आफ्टर द ग्लेशियर आइज हैज डिसअपियर्ड बाय मेल्टिंग. सो ये तब वहां पे ग्राउंड मोरेन्स तब दिखाई देता है जितना भी ग्लेशियर जब मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होने के बाद जब वो इकट्ठा होने लग जाता है, दैट वाज कम्स इनटू ग्राउंड मोरेन्स. वी कैन सी ऑल दिस थिंग्स विद दैट एग्जांपल. तो दैट अगेन द टर्मिनल मोरेन्स इज जहां से वो फाइनली बनते हुए आ रहे हैं. दैट इज अगर बीच में उन्हें कोई रास्ता में एक एंड पॉइंट होता है जहां पर वो रुक जाते हैं, सो दैट वाज टर्मिनल. अगेन जहां से ये ग्लेशियर फ्लो हो रहा है, दैट इज लेटरल मोरेन्स. ये लेटरल मोरेन्स हैं साइड्स में. बट अगेन
हम लोगों ने मिडिल मॉरेन में क्या पढ़ा था, देयर वाज द माउंटेन्स, तो माउंटेन्स के साथ जब जो मॉरीन्स फ्लो कर रहे होते हैं वो मिडिल मॉरीन्स हो जाते हैं, वो मिडिल में आ जाते हैं, क्योंकि एक ग्लेशियर, एक हम लोग ये बोल सकते हैं माउंटेन की साइड से आ रहे हैं, तो ये एक मिडिल पाथ हो गया, ये लेटरल मॉरीन्स हो गए, एक डिवाइडर की तरह इसे हम मान सकते हैं, और एंड में आते हैं, सो दैट इज व्हाट द वन अ ग्लेशियर। अब जैसे ही ये मेल्टेड होने लग जाते हैं तो दैट्स ऑल कम्स इनटू ग्राउंड लेवल, ये सब ग्राउंड लेवल पर जमा हो जाते हैं। Then another is land reform produced by the winds. Winds के थ्रू किस तरह का land reform होता है? Again, wind से भी बहुत सारे erosions होते हैं. Wind perform the three kinds of erosion works: abrasion, attritions, deflations. ये 3 तरह से wind perform करती है. अगर हम बात करें winds की, तो इसका काम क्या होता है? Wind अपने साथ again बहुत सारे particles लेकर आती है. Wind drives sand, dust, पार्टिकल्स, एक्सपोज द रॉक और सॉइल. जितनी जोर से विंड चलती है, डेफिनेटली रॉक्स उतना ही ज्यादा उसके साथ, एक हम लोग ये कह सकते हैं देयर वाज अ स्क्रैच विद द रॉक्स के साथ एक स्क्रैच होता है, एंड दे स्टार्ट मूविंग विद द लैंड. जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल और डस्ट होते हैं वो आगे मूव करते रहते हैं विंड के साथ. सो इन दैट केस व्हेन द विंड ब्रोन्स मटीरियल स्ट्राइक अगेंस्ट ईच अदर, जब वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं, दे रिड्यूस इन दी स्मॉलर पार्टिकल्स, वो उतने ही छोटे पार्टिकल्स में बनते चले जाते हैं. सो वो जो छोटे पार्टिकल में बनना होता है, दैट वाज कम्स इनटू एट्रीशंस. एब्रेशंस था जब वो अपने साथ विंड्स जब सारे सैंड और डस्ट वगैरह लेकर आते हैं, सो दैट वाज कम्स इनटू दी एब्रेशंस. एट्रीशंस क्या हुआ? जब आपस में वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो टकराते हैं, तो वो एट्रीशंस होते हैं. Now the removal of a lost particle from the ground is defletion. मतलब ग्राउंड से जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करना, अपने साथ उड़ाकर ही ले जाती हैं, रिमूव कर देती हैं. That was comes into the defletions. Now transportation by a wind. Again, जब wind flow करती है तो definitely there was in a transportation. Wind is like a very important agent. We use the air as in a medium जो कि wind के थ्रू चलता है. So wind is like transport material is something deposited in the air very far away from the place from where the dust particles have been picked. So जहां से भी dust particles उन्होंने pick किए होते हैं और pick करके वो finally एक जगह पे उसे store कर देती है, that was comes into the transportation by wind. Again there was a deposition by winds also. Winds भी जो materials हैं उसको deposit करती है. So in that case deposition there was under a certain conditions. That condition is what is wind was start getting deposit at a particular site. जहां पर वो again एक जैसे जब वो आपस में कोलैश करते हैं, so again वहां पर एक जमा होना शुरू हो जाता है. So that was comes into the deposition by a wind. Now land reform produced by the wind deposition. There were some topographical features. बहुत से ऐसे topographical features हैं जो कि wind ने produce किए हैं. In that case, sand dunes are the special feature of the desert. जैसे एक एरिया से बिल्कुल सैंड गायब नहीं हो जाती, that is what the sand जो mainly desert areas में होता है, हवा के साथ मिट्टी उड़कर एक जगह जमा होती है, एक जगह से हट जाती है. So there are the different types of varieties of shapes. तो बहुत different variety of shape उस केस में बन जाती हैं. So इसमें जो मेजर फैक्टर रोल प्ले कर रहा होता है, that is amount of sand available. कितनी सैंड अवेलेबल है, फोर्स कितना है विंड का और किस डायरेक्शन में है, और दी ऑब्स्ट्रक्शन इन दी पाथ ऑफ है ना विंड, और विंड की पाथ में किस तरह के ऑब्स्ट्रक्शंस हैं. नाउ द लैंड रिफॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय द सी वेव्स के थ्रू भी बहुत सारे ओरिजिन्स होते हैं. इन दैट केस दैट इज व्हाट हैव अ ग्रेट एरोसिव फोर्सेस इन द रोल ऑफ एरोजनल एजेंट. अगेन उनके अपने आप में सी के अंदर बहुत सारे वेव्स जो होता है अपने आप में एक ऐसा एजेंट है जो एरोसिव फोर्सेस लेके आने में काफी, वी कैन से दैट दिस दी वन ऑफ द वन थिंग जिसके थ्रू इतना बड़ा रोल प्ले होता है. वेव्स आती हैं तो अगेन सी शोर से हमने अक्सर देखा है, वेव्स आती हैं तो बहुत सारी चीजों को अपने साथ ले जाती हैं, लाइक जो स्क्रैप हुआ, जो एक्स्ट्रा चीजें हुई, वो सब उस वेव्स के साथ वापस हो जाती हैं. सो व्हेन द सी वाटर लोडेड बाय द रॉक्स फ्रेगमेंटेड एंड सैंड अट्रैक्ट द कोस्टल रॉक्स, इट्स बेसिकली एब्रेशंस. तो जब सी वाटर जो है लोडेड हो जाता है रॉक से और सैंड अट्रैक्ट द कोस्टल्स, मतलब जब सैंड से बाहर को तब फेंका जाता है, दैट वाज एब्रेशन.
रॉक पार्टिकुलर्स प्रेजेंट इन दी वाटर हिट अगेंस्ट ईच अदर, जब जैसे विंड में होता है वो एक दूसरे से हिट करते हैं, तो रॉक के साथ भी ऐसे ही जब वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ हिट करते हैं, सो दैट कम्स इनटू रॉक पार्टिकल प्रेजेंटेड इन दी वाटर, उसको हम लोग इटरेशंस बोलते हैं अगेन. एट द सेम टाइम थर्ड वन इज लाइक द ब्रॉडन ऑफ द क्रैक्स एंड क्रीव्स इन द क्लिफ along the coast due to attack of a sea waves. So सी वेव्स जब आपस में अट्रैक्ट करती हैं उस वजह से जो एलोजन्स होते हैं वो हाइपोकुलेटिव एक्शंस हो जाते हैं जो कि परफॉर्म होते हैं. सो ये हमने सब हमारे 5th सेशन में भी स्टडी किया था, हाइपोकुलेटिक एक्शन. एंड यस, वेव्स के अंदर जो जो फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, वी कैन से दैट इट्स लाइक कोस्टल रॉक्स विद हेल्प टू फिगमेंटेड इट. सो इसमें सबसे पहले होते हैं दैट sea cliff is general, we can say that a maximum impact of sea rivers. जब sea rivers के तेज बहाव और maximum impact की वजह से जो rocks एक जगह पड़ी रहती हैं या कह लो थ्रू आउट होती रहती हैं, that first comes into the one sea cliff. Sea waves होती हैं और that is sea caves. Sea caves is something like coastal rock is very hard and in the lower part is soft. So in that case जो अनयूनिफॉर्म सी जो परफॉर्म हो जाती है, दैट ऑल कम्स इनटू दी सी क्रेव्स. एंड सी आर्चेस होता है व्हेन अ पार्ट ऑफ अ कोस्ट एक्सटेंडेड टू दी सम डायरेक्शन इनटू अ सी. एक सी की एक डायरेक्शन में जब हम लोग सी जब फ्लो कर रहा होता है, दैट्स कम्स इनटू सी आर्चेस. सी स्ट्रैक्स इज द रूफ ऑफ एन आर्क, जो एक आंख की तरह जो परफॉर्म हो जाता है एरोजन्स. अगेन हमें चट्टाने दिखने लग जाती हैं पानी के अंदर. सो वो क्या होता है कि जब वेव्स मूव हो रही होती हैं तो वो वाटर को जमा कर रही होती हैं, जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जितने भी सैंड्स होते हैं, उन सबको जमा कर रही होती है. जमा करते 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 दे विल लाइक आउटसाइड से जो छोटे छोटे रॉक्स निकल आते हैं, दैट वाज कम्स इनटू दी स्ट्रिक्स. सो ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय इट. So it is what related to current and tides are main agent of that transportation which work for that. So transportation is carried out in two ways, that is removal and transportation towards the sea. जब एक रिमूव करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, कभी कभी होता है कि मटेरियल को कैरी करती हुई कोस्टल वे पे छोड़ जाती है. दो तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होती है, या तो सामान जैसे जो भी वेस्ट होता है वो ले जाते हैं, अगेन कभी कभी ऐसा होता है फेंक भी जाते हैं. सो कैरिंग ऑफ द मटेरियल फाउंडेड. डेपोजिशंस में जो भी जितना भी डिपॉजिट्स होता है, दैट इज व्हाट द इंटरनल जो सीज के अंदर परफॉर्म होता है, दैट इज व्हाट द डेपोजिशन अंदर रॉक्स क्रिएट होती रहती हैं बड़ी 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 बड़ी. सो दैट वाज द डेपोजिशन. बीचेस इज द वन एग्जांपल इन इट. बीच जो होता है कि जितने भी छोटे छोटे मटेरियल होते हैं जो कोस्ट एरियाज होते हैं, वहां पर वो एक विंड्स जो है उन वाटर, और वी कैन से दैट वाटर की मदद से वो सॉइल जो है स्टोर होती रहती है. सो दैट कम्स इनटू बीचेस. Sandbar is again depositing of a sands into the sea. Split is when the one end of a bar is attracted to the coast and extended into the sea. जब एक end जो है वो coast से शुरू होता है और वो sea के अंदर जाके खत्म होता है, that is split. Lagoon is the same. It's deposit of the wave and current both the end of a bar. It's like both the end पे जो join होता है, that was comes into the lagoons. Now, there are few questions which you had to perform by yourself. Very first is what is snow line? Snow line क्या होता है? Hanging valleys क्या होती हैं और ये वो बनती कैसे हैं? Distinguish between the following continent glaciers and valley glaciers. What is V-shaped glaciers and U-shaped valleys? Name the major relief features found by the glacier erosions, deposits, and explain the process of formation of the each with the help of diagram. So this is all about for this session. We are winding up here. Thank you so much. Happy learning. We'll learn.